हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो चल रही थी और हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज में पॉलिटी की बुक को स्टार्ट किया। यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 3, यानी कि जिसका नाम है यूनिट अगर देखा जाए तो 2 है और जिसका नाम है आपके गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज गवर्नमेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज गवर्नमेंट, तो आपने गवर्नमेंट के बारे में जो वर्ड है गवर्नमेंट का वर्ड तो आपने काफी बार सुना ही होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट के बारे में ही जो है बात करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो कि इनका इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से हमारे जीवन को ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट करता क्या है, कैसे वो अपनी डिसाइड करता है, जो भी काम है वो अपनी डिसीजन वगैरह जो है लेता है वो किस तरीके से लेता है, या किस तरीके के जो डिफरेंस वगैरह देखी जाती है अलग अलग तरह की गवर्नमेंट में, जैसे मोनार्ची हो गया या डेमोक्रेसी हो गया, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पेपर कटिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के काम को ही दिखा रहा है थोड़े बहुत। ठीक है, तो हर कंट्री को यानी कि हर एक देश को क्या जरूरत होती है, गवर्नमेंट की जरूरत। बिल्कुल भैया, एक गवर्नमेंट हो या फिर आप कहो कि होम हो, घर हो। ठीक है, घर है तो घर में अगर 5 मेंबर है तो उनमें क्या जरूरत पड़ती है, एक एक ना एक हेड की जरूरत पड़ती है। वो हेड जो है वो आपके मदर भी हो सकते हैं या आपके फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई हेड जो है वो घर को चलाने वाला होता है। उसी तरीके से अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में भी एक हेड होता है जो कंट्री को हमारे यहाँ चलाता है। ठीक है, अगर हेड की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जो है फॉलो नहीं करते, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने जो मेन हेड है, जो हेड जो बनाया है वो किसको बनाया है, अपने प्रेसिडेंट को बनाया है। लेकिन सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा, लेकिन प्रेसिडेंट का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो हर एक कंट्रीज के पास अपनी अपनी जरूरत होती है कि वो एक गवर्नमेंट जो है वो बनाए और वो जो है उनके बिहाफ पे क्या करे, वो डिसीजन ले। ठीक है, क्या उनको ठीक लगता है, किस हिसाब से जो देश में चलनी चाहिए उस हिसाब से जो है डिसीजन ले। ये जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके रोड्स वगैरह बनाना, स्कूल वगैरह बनाना, कि जो जैसे अगर प्याज की प्राइस है या फिर सब्जियों की प्राइस है वो कभी बढ़ जाए तो उसको कैसे कम किया जाए, इस चीजों पे क्या कर सके, डिस्कस कर सके और इस चीज को कम कर सके। ठीक है, जब ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है या किसी सप्लाई की वजह से, जैसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने की वजह से कभी कोई चीज महंगी हो जाती है, तो उस चीजों को किस तरीके से रोका जाए, तो इस चीज पे जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन लेती है बहुत सारी सोशल इश्यूज पे। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे बहुत सारे प्रोग्राम जो कि गरीबों के लिए चला रखे हैं, गरीबों की मदद करने के लिए जो कुछ प्रोग्राम वगैरह वगैरह, जैसे मनरेगा स्कीम ही ले लीजिए। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज को हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ जो है बनाए गए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों को नहीं चलाते, बाकी चीजों को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखते रहते हैं। इनके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे कि आपके पोस्टल हो गया, रेलवे सर्विस हो गया, इन सब चीजों को भी चलाने के लिए यानी कि देश के लिए उनको रखा जाता है ताकि वो काम कर सके। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं लोगों की जो जॉब्स है वो प्रोटेक्ट करता है बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज के चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पीसफुल तरीके से हमारी सॉरी, जो गवर्नमेंट का काम है, जो जॉब है, वो क्या है कि भाई बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, हमारी जो कंट्रीज है उनकी जो बाउंड्रीज वगैरह होती है, जो भी हमारी बाउंड्रीज वगैरह है इस तरह की। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, आपके गवर्नमेंट का ही होता है, कि हमारे बाउंड्रीज वगैरह को प्रोटेक्ट करें, ये इनका काम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज है, जो दूसरे देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, आपके बांग्लादेश हो गया, इनके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, यानी कि पीसफुल तरीके से रिलेशनशिप रखना। ठीक है, इनका रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये इंश्योरिंग करेंगे कि सभी सिटीजन के पास जो खाना है वो इनफ मात्रा में हो, इनकी हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी हो, इस चीज को भी इंश्योर करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, कोई अगर नेचुरल डिजास्टर वगैरह जैसे कि सुनामी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मेनली ऑर्गेनाइज होती है, उनको एड प्रोवाइड करती है, असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जो भी लोग वहां से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपदा आती है तो उनके पास जो राहत कार्य पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट्स आता है, ठीक है, या फिर कोई क्राइम वगैरह करता है, तो उन
क्राइम्स को या उन डिस्प्यूट को जो भी सुलझाने का काम होता है वो किसका काम होता है, हम कहीं ना कहीं लोगों को ढूंढते हैं और उन लोगों को कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक है। और कोर्ट जो है एक पार्ट होता है किसका, गवर्नमेंट का। ध्यान रखना, कोर्ट इज द पार्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनके अलावा आपको ये जानकर ज्यादा आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट जो है और भी बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज भी करती है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए जरूरत पड़े, कोई चीज की जरूरत पड़े तो उनको मैनेज करने का काम करती है। जब ह्यूमन बीइंग जहां पे रहता है या फिर काम करता है वहां अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन वगैरह लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बच्चे जो है 18 ईयर से कम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या करना, एक नियम कानून बनाना कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना चाहिए, ना कि वहां पे कंपनियों में जाके या फैक्ट्रीज में जाके काम करना। इस तरीके की जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के थ्रू ही इनके ऊपर जो है एक्शन वगैरह लिए जाते हैं। कुछ रूल्स जो है बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स जो होते हैं बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं वो कहने के सभी पे लागू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे कि आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, अगर रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या करेंगे, सारे लोग क्या करेंगे, पेड़ को काटना स्टार्ट करेंगे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, या हमारी टेरिटरी जो कंट्री के जो हिस्से हैं, जो भाग है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम है, तो जिससे कि लोग जो है वो सिक्योर फील हो। इस तरह के काम जो है, इसके लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, हमारे गवर्नमेंट जो है बनाते हैं। गवर्नमेंट ये किसके बिहाफ पे बनाता है, भैया लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको चुन के वहां पे भेजते हैं, तो लोगों के बिहाफ पे वो अपनी पावर जो है इस्तेमाल करते हैं, अपनी लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी सारी डिसीजन लोगों के बिहाफ पे लेते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल है। अब अगर आप जानना चाहोगे कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, सो मेनी डिफरेंट थिंग, बहुत सारी चीजों के लिए, तो ये इस चीज को कैसे मैनेज करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करती है। तो भाई क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं आपको पता है कि सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे देश में, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करेगी। तो गवर्नमेंट अगर इनको मैनेज करना है तो गवर्नमेंट काम करती है कि अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। लोकल लेवल पे काम करती है, जहां पे हम एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल पे काम करती है, और उसके बाद नेशनल लेवल पे काम करती है, मतलब 3 लेवल पे काम करती है। कौन सी, लोकल लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है काम करती है, ठीक है। अगर बात की जाए लोकल लेवल का मतलब है कि विलेज से, टाउन से और लोकेलिटी से, जबकि स्टेट लेवल का मतलब है कि इंटायर स्टेट, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं यानी कि इंटायर स्टेट को दिखाती है, ठीक है। और नेशनल लेवल की अगर बात करें तो इंटायर कंट्री यानी कि पूरे देश की यहाँ पे बात हो रही है, पूरे भारत देश की जो है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करने वाले। चलिए आगे बात करते हैं, लॉज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लॉ बनाती है, कानून बनाती है, और वो सभी के लिए होता है जो उस कंट्री में रहता है, ठीक है। और जो उस कंट्री में रहता है तो वो गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओनली वे है, एक तरीका का वे है, तरीका है गवर्नमेंट का जो कि फंक्शन करता है, ठीक है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट की तरह ही तब जो पावर है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का, और उसी तरीके से पावर को इन्फोर्स करने का भी काम क्या है, गवर्नमेंट का ही होता है, यानी कि उसको भी डिसीजन लेने का हक है, और वही जो डिसीजन लिया जाता है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कराने के भी काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लॉज जैसे कि कहते हैं कि कोई भी पर्सन, ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है यानी गाड़ियां चला रहा है तो उसके पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा पर्सन बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, या फाइन हो सकता है, या उसको मनी जो है बहुत ज्यादा पैसे जो है खर्च करने पड़े। तो बिना इन लॉज के गवर्नमेंट जो है अपनी यूज जो है, डिसीजन का यूज जो है वो नहीं कर पाती, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने लॉज वगैरह जो है बनाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरे एक्शंस वगैरह भी कहने की गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि आपके कुछ स्टेप्स जो कि ये फील होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्या है, कभी कभी ऐसा लॉज बना लेती है जो लोगों के लिए फिट नहीं होता है। अगर लोगों को कभी ये फील होता है कि वो जो पर्टिकुलरली लॉ है वो फॉलो नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से, तो पर्सन अगर फील करता है जैसे कि आपके दैट देयर इज नॉट हायर्ड फॉर जॉब, यानी कि जॉब के लिए कि
अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उस रिलीजियन से या किसी कास्ट से कोई एक पर्सन है और किसी रिलीजियन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी रिलीजियन से बिलोंग कर रहा है और वो रिलीजियन के पर्सन को जो है यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, इस एरिया में जो है जॉब नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे ये पर्सन क्या होगा, अब नाराज होगा, तो ये कहाँ जाएगा भैया, कोर्ट। ठीक है, कहाँ जाएगा, अप्रोच कहाँ करेगा भैया, कोर्ट की तरफ, और क्लेम करेगा कि ये जो लॉ है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से फॉलो नहीं हो रही, तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देगा कि क्या यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक टाइप आता है, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन, कौन यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिसीजन ले सकता है और लॉज को इन्फोर्स कर सकता है, तो आंसर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर बात करें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे बात की जाएगी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे लोग जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि आप जो है हमारे बिहाफ पे आप डिसीजन लीजिए और आप जो है नियम को लागू कीजिए। ठीक है, और ये किस तरह से करते हैं, थ्रू इलेक्शन के थ्रू, और वो वहां पे पर्टिकुलरली पर्सन को वोट देते हैं और उनको चुनते हैं, और एक बार वो पर्सन जब चुन जाता है तो वो अपनी सरकार जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है बनाता है। ठीक है, अगर बात करूं डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी करता है और इसके जो डिसीजन है, जो भी लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसको डिफेंड करने का भी काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर लोग कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए तो उस चीज को डिफेंड भी करेगा और अपनी एक्शंस को भी लोगों के सामने भी बताएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है मोनार्ची, एक फॉर्म ऑफ तो हमने डेमोक्रेटिक देखा और दूसरी है मोनार्ची। ठीक है, मोनार्ची में क्या होता है, जो मोनार्च होता है यानी कि किंग या क्वीन होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो सारे डिसीजन ले सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को जो है रन कर सकते हैं। इन मोनार्च में अगर देखा जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं लोगों का जो कि डिस्कस करते हैं अलग अलग मैटर्स पे। ठीक है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, जो भी पावर होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो किसके पास होती है, मोनार्च के पास होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी में होता है, और वैसे ही कहीं ना कहीं किंग और क्वीन जो है उस तरीके के अपनी एक्शंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं करते, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये गवर्नमेंट जो भी एक्शन करेगी उस चीज को लोगों के सामने जवाबदेह होना होगा, यानी कि लोगों को जवाब जो है देना पड़ेगा, जो भी एक्शन वो लेते हैं या फिर कोई भी डिसीजन अगर डिसीजन लोगों का होता है तो उसको वहां डिफेंड भी करना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर मोनार्क सिस्टम में देखे तो इस तरीके के सिस्टम नहीं चलता है, किंग और क्वीन जो है वो अपनी एक्शंस को जो है ना तो एक्सप्लेन करते हैं, ना ही कोई अगर डिसीजन लिए हैं तो उनके ऊपर जो है अगर उनको डिफेंड करना है तो वो भी वो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है, बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। इंडिया जो है वो कैसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं काफी पुरानी है और काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल है। ठीक है, इंडियन लोगों के काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के वजह से ही इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है। ठीक है, कुछ दूसरे प्लेसेस भी है वर्ल्ड में जहां पे हम देखते हैं लोग जो है स्ट्रगल करते हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए, और तुम्हें जान ये भी पता होगा कि भाई जो इसके मेन फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो क्या है, द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट लीडर, यानी लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने नेता को चुन सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर कहें एसेंस डेमोक्रेसी जो है वो एक रूल है बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय द पीपल, आप ये डेफिनेशन के तौर पे जो है लिख सकते हो। डेमोक्रेसी किसी भी मेंस आंसर राइट में, डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, इसके अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद बात करें जो बेसिक आइडिया है कि भाई लोग जो है रूल बनाते हैं देम सेल्फ बाय पार्टिसिपेट इन मेकिंग दिस रूल, और पार्टिसिपेट होते हैं अपनी रूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री अगर बात करें हमारे समय के हिसाब से तो यूजुअली रिफर किसको करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई ऐसी डेमोक्रेसी जहां लोगों द्वारा जो है चुने जाते हैं अपने ही लोगों को, और वो वहां पे क्या करते हैं जाके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं, डायरेक्टली कभी पार्टिसिपेट नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपनी डिसीजन लेते हैं पूरी इंटायर पॉपुलेशन के लिए। ये जो दिन है गवर्नमेंट के
कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये गवर्नमेंट तब तक जो है डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी जब तक कि यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट ना लागू हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या है कि यहाँ सभी अडल्ट्स को जो भी कंट्री में है उनको अलाउ किया जाए वोट के लिए। अगर सभी अडल्ट्स को यहाँ पे अलाउ किया जाता है वोट के लिए तो उसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं, ठीक है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा नहीं होता था। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो उस टाइम पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट था वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को या जो पुअर्स है उनको पार्टिसिपेट करने देती थी क्या इलेक्शन में। जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी यानी कि आजाद नहीं हुए थे उससे पहले ऐसा होता था। अगर पहले की फॉर्म देखें तो गवर्नमेंट केवल उन आदमियों को अलाउ करता था कि भाई आप जो है वोट डाल सकते हो किन लोगों को, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज होती थी, जिनकी एजुकेशन होती थी, और वो कहीं ना कहीं वही लोग ही क्या करते थे, वोट करते थे, अपना नेता चुनते थे। इसका मतलब जो वुमेन्स थी वो भी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट नहीं करती थी। वुमेन्स के साथ साथ पुअर हो गए, जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं अलाउ नहीं थी कि वो वोट डाले और अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुने। कंट्री जो है गवर्न किया जाता था किससे, रूल्स एंड रेगुलेशन से, और ये जो है कौन बनाते थे, कुछ चंद लोग ही बनाते थे। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिपेंडेंस से पहले केवल छोटी माइनॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं अलाउ होती थी, उन्हीं को ही वोट देने का जो है अधिकार था। और उसके बाद दे देयरफॉर केम टुगेदर एंड डिटरमाइन फेथ ऑफ द मेजोरिटी, और मेजोरिटी को भी वही डिसाइड करते थे। बहुत सारे लोग जैसे गांधी जी जो है इस बात से शौक थे कि ये कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस है, कहीं ना कहीं हमें सभी लोगों को जो है, सभी अडल्ट्स को राइट टू वोट की जो है बात उठानी चाहिए, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है कहते हैं। इस चीज के बारे में गांधी जी ने अपनी किताब जनरल में लिखा जिसका नाम था यंग इंडिया। कब, आपके 1931 में। गांधी जी कहते हैं आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, मैं इस आइडिया को नहीं मानता हूं कि एक आदमी जो जिसके पास वेल्थ है और वो सिर्फ वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास कैरेक्टर है और वेल्थ नहीं है, लिटरेसी नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, दैट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टली, कोई ऐसा आदमी जो अपनी ऑनेस्टली काम करता है और पसीने बहाता है पूरी दिन रात मेहनत करके, तो उसको भी अगर आप वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हो तो ये एक क्या होगा, क्राइम होगा। इट इज एन क्राइम, ठीक है। और पुअर होना कोई एक क्राइम जो है वो नहीं है, ठीक है, ऐसा गांधी जी जो है बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, यहाँ पे आपकी जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसको देख लेते जरा। चलिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको जरा समझते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ सॉरी इंटरेस्टिंग कहानी, उसको जरा समझते हैं कि लोग जो महिलाओं को है वोट का अधिकार कैसे मिला। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंग टू शेयर पावर, यहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है विलिंग हो रही थी अपनी पावर को शेयर करने में, ठीक है। तो पूरे यूरोप और यूएसए में जहां पे वुमेन और जो पुअर थे वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे थे कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को जो चुन चुन सके उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे अब वर्ल्ड हो रहा था कि भाई अब ये चाह रहा था कि हम पावर को थोड़ा शेयर करें, तो इस वजह से वुमेन भी कूद पड़ी और जो पुअर लोग थे वो भी कूद पड़े। तो वुमेन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, और ये चीज कहीं ना कहीं कब मिला उनको, जब यहाँ पहला विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे इनको जो है मताधिकार जो है दिया गया। ये जो मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा गया, ये जिस टाइम पे इनको मिला वो टाइम कौन सा था, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको टाइम मिला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है महिलाओं को जो है अधिकार मिला कि वो जो है आपके क्या कर सकती है, अब वोट दे सकती है उसी तरीके से जिस तरीके से लोगों को दिया गया। तो वुमेन सफरेज जो है वो मूवमेंट जो है वो क्या कहा जाता है, द टर्म यूजुअली मींस राइट टू वोट को जो है कहा गया इसको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्या हुआ था ऐसा जो कि महिलाओं को मिला। तो युद्ध के दौरान जब वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, तो बहुत सारे आदमी क्या थे उस टाइम पे लड़ाई के मैदान में कूद चुके थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने घरों से दूर थे। तो यहाँ पे तो घरों का काम कौन संभाल लेते,
घरों का काम जो है वुमेन कहीं न कहीं यहाँ पे सँभाल रहे थे, ठीक है? वर्क में लगे हुए थे। तो वो पहले जो काम मैन करते थे यानी कि आदमी को करते थे जिन कामों को, अब वो काम कौन करने लगे? वुमेन्स जो है करने लगे। बहुत सारी वुमेन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हुई और अपनी मैनेजिंग किए अलग-अलग तरह के काम को, और जब लोगों ने देखा कि भई हम जो काम कर रहे थे कहीं न कहीं वो काम अब जो है महिलाएँ कर रही है और उनको कहीं न कहीं यहाँ वोट देने का अधिकार ना देना एक अनफेयर है, एक स्टीरियोटाइप है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, जो वो कि मैन की तरह भी वो भी कैपेबल है कोई भी काम करने में। तो यहाँ पे वुमेन को क्या देखा गया? एक इक्वली कैपेबल देखा गया, किसमें? आपके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? तो उस वजह से जो सफरेस्ट थे, ठीक है, मताधिकारवादी थे, वो कहीं न कहीं डिमांड करने लगे कि भाई सभी महिलाओं को यहाँ पे राइट टू वोट जो है वो मिलना चाहिए। उनको भी डिमांड कहीं न कहीं सुनी गई, और जब टू गेट देयर डिमांड हियर्ड, तो उनको जब इनकी डिमांड सुनी गई तब उनको चेन से बांध दिया गया, रेलिंग से बांध दिया गया, पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारे जो सफरेज थे उनको कहीं ना कहीं इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया, और वो बहुत सारे तो ऐसे थे जो हंगर स्ट्राइक पे भी गए इस चीज को देखने के लिए। इन चीजों को कभी कभी तो भाई हंगर स्ट्राइक इतना ज्यादा बढ़ जाता था, भूख हड़ताल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि लोग मरने लगते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती जो है लोग खिलाने की कोशिश करते थे, फिर भी वो नहीं खाते थे। तो यहाँ पे अमेरिकन वुमेन्स को इस तरह से देखते हुए तो इनको राइट टू वोट दिया गया 1920 में, जबकि उसी प्रकार से यूके को कहीं ना कहीं राइट टू वोट मिला वुमेन्स को, कब? आपके 1928 में, ठीक है? तो ये थी ये अमेरिका और यूके की राइट टू वोट किस तरीके से वुमेन्स को मिले। और जबकि इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया को कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज थी वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और उसी चीजों को पालन करते हुए आज भी दोनों ही, यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को ही अधिकार है कि वो राइट टू वोट यानी कि मतों का अधिकार जो है कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वोट दे सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जिसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।